ये एक ऐसी कहानी है जो खुफिया गलियारों में किसी दंत कथा की तरह सुनाई जाती है। एक कहानी जिसकी कभी किसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। कहानी के मुताबिक साल 2013 में कराची की एक सड़क पर भारत के 9 सबसे जाबाज एजेंट अपने टारगेट से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर थे। निशाना था भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आता है और मिशन को फौरन रोकने का आदेश दिया जाता है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी, टारगेट सामने था और दर्शकों का इंतकाम बस एक गोली की दूरी पर। लेकिन उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए आज जानते हैं उस रात की पूरी कहानी जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दाऊद के दरवाजे तक पहुंच गई थी। ये कहानी भारत के सबसे साहसी, गुप्त और विवादित कहे जाने वाले ऑपरेशनों में से एक की है। ये कहानी उस रात की है जब भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने से कथित तौर पर चूक गया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कहानी सच है तो आखिरी पलों में मिशन क्यों रद्द कर दिया गया? किसने दिया था वो आदेश? इस कहानी के मुख्य विलन को किसी परिचय की जरूरत नहीं। दाऊद इब्राहिम कासकर, एक ऐसा नाम जो आतंक, अंडरवर्ल्ड और धोखे का पर्याय बन चुका है। मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का बेटा जो मुंबई की गलियों में छोटे मोटे अपराध करते करते जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। 1980 के दशक तक उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना साम्राज्य बना लिया था, लेकिन उसकी असली और सबसे घिनौनी पहचान दुनिया के सामने आई 12 मार्च 1993 को। उस दिन मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी। शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी जगहों को निशाना बनाया गया। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारत ने अपने इतिहास में ऐसा आतंकी हमला पहले कभी नहीं देखा था। जांच की सुई सीधी जाकर एक ही नाम पर रुकी, दाऊद इब्राहिम। यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव था। और इस घाव को देने वाला दाऊद धमाकों के बाद देश से भाग गया। माना जाता है कि वो पहले दुबई और फिर पाकिस्तान के कराची में जा छिपा। तब से लेकर आज तक मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में कराची के पॉश इलाके क्लिफ्टन में रहता है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता आया है। 1993 धमाकों के बाद भारत में दाऊद को दुश्मन नंबर 1 कहा जाने लगा। ये कोई आधिकारिक पदवी नहीं, बल्कि मीडिया और आम लोगों द्वारा दिया गया नाम था जो उसके किए गए गुनाहों को दिखाता था। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे अपनी आतंकी सूची में डाल दिया, जिसके तहत उसकी संपत्ति फ्रीज करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए गए। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि भारत के लिए एक खुली चुनौती बन चुका था, जो कथित तौर पर ISI की मदद से भारत में आतंक फैलाने और नकली नोटों जैसा कारोबार में शामिल था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां, खासकर रॉ, दशकों से उसे पकड़ने या खत्म करने की कोशिश में थी, लेकिन दाऊद हमेशा एक कदम आगे रहा। शायद इसलिए क्योंकि उसके सिर पर एक पूरे देश की जासूसी एजेंसी का हाथ होने की बात कही जाती है। उसे पकड़ना या मारना सिर्फ एक अपराधी को खत्म करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को सीधी चुनौती देना था। ये एक ऐसा कदम था जिसके गंभीर नतीजे हो सकते थे। फिर भी भारत ने कई बार कोशिश की। जब दुश्मन खतरनाक हो तो शिकारी को उससे भी ज्यादा घातक होना पड़ता है। भारत के लिए ये काम करती है उसकी सबसे एलिट और गुप्त खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। 1968 में बनी एजेंसी भारत के विदेशी हितों की रक्षा करती है और दुश्मन की धरती पर घुसकर ऑपरेशन करने से भी नहीं हिचकती। दाऊद को खत्म करने की कोशिशों की कहानियों में एक नाम बार बार आता है, अजीत डोभाल, जिन्हें कई लोग भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। एक बेहतरीन स्पाई मास्टर जो 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। मीडिया में छपी कहानियों और कुछ पूर्व अधिकारियों के दावों के अनुसार साल 2005 में एक बड़ा मौका हाथ लगा था। खबर थी कि दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से दुबई के ग्रैंड होटल में होने वाली है।
भारतीय एजेंसियों के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि दाऊद के मूवमेंट की पक्की खबर कम ही मिलती थी। कहा जाता है कि इस अनऑफिशियल ऑपरेशन की कमान पर्दे के पीछे से अजीत डोभाल संभाल रहे थे। क्योंकि ये एक विदेशी धरती पर होने वाला ऑपरेशन था, इसलिए भारतीय कमांडो भेजने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना बनी कि दाऊद के दुश्मन छोटा राजन गैंग की मदद ली जाए। राजन, जो कभी दाऊद का दाहिना हाथ था, 1993 धमाकों के बाद उसका जानी दुश्मन बन गया था। दावों के मुताबिक डोभाल के लोगों ने राजन से संपर्क साधा और उसके 2 शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए चुना गया। लेकिन ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई। दिल्ली के एक होटल में जब शूटर्स को आखिरी ब्रीफिंग दी जा रही थी, तभी मुंबई पुलिस की एक टीम ने वहां छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद के पेरोल पर हो सकते हैं। भारत के हाथ आया एक सुनहरा मौका फिसल गया। इस कथित नाकामी ने एक टीस छोड़ दी। दाऊद एक बार फिर बच निकला था, लेकिन शिकारी ने हार नहीं मानी थी। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे और कहानियों के मुताबिक यह मौका आया साल 2013 में। साल 2013 रॉ ने दाऊद को खत्म करने के लिए अपने सबसे महत्वाकांक्षी ऑपरेशनों में से एक को हरी झंडी दी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में आज भी आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी कहानी मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों के हवाले से सुनाई जाती है। इस कहानी के अनुसार इस ऑपरेशन के लिए रॉ ने 9 बेहतरीन एजेंटों को चुना। मीडिया में बाद में इन्हें एक नाम दिया गया, सुपर बॉयज। ये वो लोग थे जो परछाई में जीना जानते थे। अफवाहें तो यहाँ तक थी कि इस मिशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी ट्रेनिंग में मदद ली गई। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। प्लान था दाऊद को उसके घर यानी कराची में घुसकर मारना। यह एक सुसाइड मिशन से कम नहीं था। अगर एजेंट पकड़े जाते तो भारत सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती। कहानी के मुताबिक इन 9 एजेंटों को सूडान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के नकली पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल कराया गया। एक एक करके वो कराची पहुंचे और आम लोगों की तरह रहने लगे। उनका पहला काम था दाऊद के हर मूवमेंट पर नज़र रखना। उन्होंने हफ्तों तक रेकी की और पता लगाया कि दाऊद कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है और उसके सुरक्षा घेरे में कहाँ सेंध लगाई जा सकती है। खुफिया जानकारी से कथित तौर पर पता चला कि दाऊद अक्सर जुमे की नमाज के बाद एक खास दरगाह पर जाता है। यही वो मौका था जिसका एजेंटों का इंतजार था। उन्होंने उस रास्तों को चुना जहां से दाऊद का काफिला गुजरता था, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती थी। ऑपरेशन के लिए दिन तय किया गया। कहानी के अनुसार योजना बिल्कुल साफ थी। 9 एजेंटों को 3-3 की टीमों में बांटा गया था। एक टीम का काम था ट्रैफिक जाम करके दाऊद के काफिलों को रोकना। दूसरी हिट टीम थी जिसे दाऊद को खत्म करना था और तीसरी टीम बैकअप के लिए तैयार थी। सब कुछ तैयार था, हथियार पहुंच चुके थे, एजेंट अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। दिल्ली में रॉ के अधिकारी कथित तौर पर पल पल की खबर ले रहे थे। भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेने के बहुत करीब था। 13 सितंबर 2013 कराची। ये तारीख भी उन रिपोर्ट्स का हिस्सा है जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। शाम ढल रही थी। सुपर बॉयज अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे। उनकी नज़रें सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार कर रही थी, दाऊद के काफिले का। जैसा कि इस ऑपरेशन से जुड़ी कहानियों में बताया जाता है, शाम के वक्त वो पल आया, दूर से गाड़ियों का एक काफिला आता दिखाई दिया। कंट्रोल रूम से पुष्टि की गई, टारगेट वही था। एजेंटों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। उनकी उंगलियां अपनी बंदूक के ट्रिगर पर थी। दर्शकों का इंतजार उस एक पल में सिमट आया था। दाऊद की गाड़ी धीरे धीरे उस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी जहां हमला होना था। फासला लगातार कम हो रहा था। एजेंट हमले के आदेश का इंतजार कर रहे थे, बस कुछ सेकंड और तभी अचानक दिल्ली से एक अर्जेंट मैसेज फ्लैश हुआ, मिशन अबोर्ट। सभी यूनिट्स तुरंत पीछे हटे। कराची में मौजूद एजेंटों के लिए ये एक झटके जैसा था। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक था, टारगेट रेंज में था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरी सेकंड में ऐसा क्या हो गया, लेकिन वो अनुशासित सिपाही थे। उन्होंने आदेश का पालन किया और एक एक करके अंधेरे में गायब हो गए। दिल्ली में सन्नाटा पसरा था। एक जीता हुआ युद्ध आखिरी पल में हार में बदल गया था।
भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के सबसे करीब पहुंचकर भी खाली हाथ रह गया था। दाऊद इब्राहिम मौत को छूकर वापस लौट गया। उस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो फोन कॉल आया क्यों? अगर ये मिशन सच में हो रहा था तो किसने दिया इसे रोकने का आदेश और क्यों? उस रात असल में हुआ क्या था? इसका सच शायद हमेशा के लिए खुफिया फाइलों में दफन रहेगा, क्योंकि यह पूरा ऑपरेशन ही अपुष्ट है। तो इसके रद्द होने के कारण भी सिर्फ अटकलें ही हैं। सबसे आम थ्योरी है एक गद्दार की। क्या भारत के सिस्टम में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो दाऊद या आईएसआई के लिए काम कर रहा था? 2005 के ऑपरेशन की कथित नाकामी के पीछे भी ऐसे ही शक की सुई घूमी थी। क्या इस बार भी इतिहास ने खुद को दोहराया? ये एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन होता। अगर कुछ भी गलत होता, कोई एजेंट पकड़ा जाता या कोई पाकिस्तानी नागरिक मारा जाता, तो यह भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बन सकता था। क्या भारत की तत्कालीन राजनीति लीडरशिप आखिरी पलों में ही इसके नतीजे से घबरा गई? एक और संभावना यह है कि यह पूरी जानकारी ही आईएसआई द्वारा बिछाया गया एक जाल हो सकता है कि आईएसआई को भारतीय एजेंटों की मौजूदगी की भनक लग गई हो और उन्होंने जानबूझकर दाऊद के मूवमेंट की गलत जानकारी लीक की हो, ताकि वो भारतीय एजेंटों को रंगे हाथ पकड़ सके। अगर ऐसा था तो मिशन रद्द करने का आदेश एक समझदारी भरा फैसला था। क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरी पलों में यह शक हुआ कि गाड़ी में दाऊद नहीं कोई और है? ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में गलत पहचान एक बहुत बड़ी गलती होती। शायद इसी गलती से बचने के लिए मिशन को रोक दिया गया। अब सच जो भी हो, कहानी का अंत एक ही था। दाऊद एक बार फिर बच गया। 2013 के उस कथित ऑपरेशन की कहानी के कुछ समय बाद, खासकर 2014 के बाद, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक आक्रामक बदलाव देखने को मिला। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस की नीति को आगे बढ़ाया, जिसे डोभाल डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। इसका सीधा संदेश था, अब दुश्मन को अपनी धरती पर आकर हमला करने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसके घर में घुसकर मारेंगे। इस नई नीति का असर हमें बाद के सालों में हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशनों में साफ दिखाई दिया। हालांकि इन ऑपरेशनों का सीधा संबंध दाऊद से नहीं था, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन की सीमाओं को लांघने से नहीं हिचकेगा। और दाऊद का क्या हुआ? वह कथित तौर पर आज भी पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा में रह रहा है। बीच बीच में उसके गंभीर रूप से बीमार होने या जहर दिए जाने की अपुष्ट खबरें आती रहती हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी कानून की पकड़ से बाहर है। वो 9 एजेंट जिन्हें मीडिया ने सुपर बॉयज कहा, गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। वो कौन थे, आज कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। अगर ये कहानी सच है तो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम कभी दर्ज नहीं होगा। उनकी कहानी साहस, बलिदान और एक अधूरे इंतकाम की है। 2013 की वो रात भारतीय खुफिया एजेंसियों के इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी पन्ना है जिसके सच होने या ना होने पर आज भी बहस जारी है। ये कहानी है उन 9 गुमनाम नायकों की जो अगर सच में थे तो दुश्मन के जबड़े से जीत छीनने ही वाले थे, लेकिन आखिरी पल में उन्हें रुकना पड़ा। वो एक फ़ोन कॉल किसने किया और क्यों किया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी सामने ना आए। ये कहानी हमें बताती है कि जासूसी की दुनिया कितनी जटिल और अप्रत्याशित होती है, जहाँ एक छोटी सी चूक या एक पल की हिचकिचाहट पूरी बाजी पलट सकती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? अगर ये मिशन चल रहा था तो इसे रद्द करने का फैसला सही था या गलत? क्या ये राजनीतिक डर था, किसी की गद्दारी थी, या फिर कोई सोची समझी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कभी दाऊद इब्राहिम को उसके किए की सज़ा दे पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।